हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना नया चैप्टर क्रोमोसोम्स। अब देखो, ये चैप्टर जो है वो बहुत सारे चैप्टर्स से लिंक्ड है, ठीक है। जैसे कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स थ्योरी, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से ये जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो कि अलग अलग चैप्टर से उठाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी के सभी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इसको बहुत ही अटेंटिवली आप लोग सुनना और समझना। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, बताना है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर करा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स में और कुछ सेल्स में जो है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। और अगर हम इन स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को कैटेगराइज करें तो इसके दो प्रकार हैं, ठीक है। एक हो गया ये पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है, और दूसरा होता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? एक हो गया ये पॉलीटीन क्रोमोसोम और दूसरा हम लोग आगे देखने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। क्लियर है? ठीक है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? तो देखो, पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था E.G. बाल्बिनी। ठीक है, E.G. बाल्बिनी ने 1881, ठीक है, 1881 में जो है इस तरह के क्रोमोसोम्स की खोज करा। ठीक है, और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, चूँकि ये सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में मौजूद होता है। ठीक है, खासकर डिप्टेरन्स क्लास का जो इंसेक्ट होता है उसमें इस तरह के पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान से बस सुनते जाना। अब देखो, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को जो है जब बाल्बिनी ने खोज करा था तो इसे इन्होंने काइरोनोमस नामक इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में पाया था। ठीक है, देखो यही पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। पॉलीटीन क्रोमोसोम को पहली बार कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? क्या ये हाउसफ्लाई में किया गया था, ड्रोसोफिला में, हनी बी में? नहीं, ये किया गया था किसमें, तो काइरोनोमस मीजेस में। ठीक है, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, ये एक इंसेक्ट होता है जिसे कि किसने डिस्कवर करा था, तो E.G. बाल्बिनी ने 1881 में। ठीक है, और चूंकि ये सलाइवरी ग्लैंड्स में डिस्कवर हुआ था इसीलिए इसको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? इतना बात एकदम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब देखो, हमें देखना है कि ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम से अलग होते हैं। किस किस मामले में अलग होते हैं? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा इसमें कि ये इंटरफेस क्रोमोसोम्स का एक मैग्नीफाइड रूप है। ठीक है, यहाँ देखो, दीज क्रोमोसोम्स आर एम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंटरफेस क्रोमोसोम्स। इंटरफेस क्रोमोसोम्स का ही ये एम्प्लीफाइड यानी मैग्नीफाइड एक बड़ा फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, इसको जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तुलना में इन क्रोमोसोम्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बात की गई है इंटरफेज क्रोमोसोम्स की। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने सेल साइकिल में पढ़ाया था कि इंटरफेज में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, G1, S और G2। ठीक है, इन तीनों फेजेस में अगर हम देखें तो होता क्या है वास्तविकता में? तो होता ये है कि सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है, उसके बाद DNA का रेप्लिकेशन होता है, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यही सब होता है, और कुछ तैयारियां की जाती है माइटोसिस फेज में जाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या इसमें क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है? नहीं। क्या इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं? नहीं। इसका मतलब अभी भी जो है क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है वो क्या है, उलझे हुए हैं, है कि नहीं? मतलब अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है इंटरफेज क्रोमोसोम्स में जो है क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है इस तरह से कुछ उलझे हुए दिखते हैं। ठीक है, देखिए, इसको हम आपको दिखा भी देते हैं, इसका वास्तविक में डायग्राम क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो है इंटरफेज का क्रोमोसोम दिखाया गया है।
ठीक है, क्लियर है। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसका ब्रेकडाउन कब होता है और ये कम्प्लीटली डिसअपियर कब होता है? देखो, इसका टूटना शुरू होता है अर्ली प्रोफेज में और बाय द लेट प्रोफेज ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गया रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग माइटोसिस फेज में आया नहीं है, एम फेज में अभी हम लोग एंट्री किए नहीं है, हम लोग उससे पहले यानी इंटरफेज में है। और बात अगर इंटरफेज की हो रही है तो अभी भी न्यूक्लियर इन्वेलप इंटैक्ट है, ठीक है। न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी तरह से क्या है, स्कैटर्ड है इनसाइड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब क्या, ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब क्या है, ये सभी क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं जो कि आपस में उलझे हुए हैं और इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्लियर है। तो इतना ध्यान रखो। इसका मतलब इसमें जो हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देगा वो किस तरह दिखाई देगा, इंटैंगल्ड क्रोमोसोम्स दिखाई देगा, यानी उलझे हुए क्रोमोसोम्स दिखाई देगा, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना दिमाग में। तो हम लोगों ने क्या बोला कि पॉलीट्रिन क्रोमोसोम्स क्या होता है, इंटरफेज क्रोमोसोम्स होता है। यानी पॉलीट्रिन क्रोमोसोम्स का जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखने में वो किस तरह लगेगा, बिल्कुल इसी तरह से कुछ लगेगा, ठीक है, मतलब उलझा उलझा सा लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें डायग्राम दे रखा है पॉलीट्रिन क्रोमोसोम का वो ये है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये आपको क्लियर स्ट्रक्चर कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, ये भी एक इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब काफ़ी उलझा उलझा सा दिखने में लग रहा है कि नहीं। इंटैंगल्ड थ्रेड्स ऑफ क्या है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स नज़र आ रहा है, क्लियर है। अब देखो ये ऐसा क्यों है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बना? तो एक तो इसका कारण हो गया कि ये इंटरफेस क्रोमोसोम का मैग्नीफाइड फॉर्म है, और दूसरा कारण ये है कि इसमें क्या होता है स्पेशली पॉलीट्रिन क्रोमोसोम्स में, ठीक है, कि इसमें सेवरल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कोई एक बार नहीं होता है बल्कि बहुत बार होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है। डीएनए मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करता है, लेकिन उसका जो डॉटर क्रोमैटिड्स होता है वो सेपरेट नहीं होता है। मतलब इसमें ना ही क्लियर न्यूक्लियर डिवीजन होता है और ना ही क्लियर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ना ही इसमें क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं और ना ही इसका जो है न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म जो है अलग अलग होके दो डॉटर अलग अलग सेल्स बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट किया तो एक से दो बना, ठीक है, और वो अलग अलग सेल में न जाके जो है एक ही सेल में जो है वो जुड़ता जाएगा, फिर वो रेप्लिकेट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो क्या होगा, अटैच होते जाएगा, क्लियर है। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, दे अराइज, इस तरह का जो क्रोमोसोम है वो अराइज करता है थ्रू मेनी राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सब्सिक्वेंट सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स, क्लियर है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉलीट्रिन क्रोमोसोम्स जो है वो आखिर बनते कैसे हैं। तो इसमें बहुत सारा मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन डॉटर क्रोमैटिड्स का प्रॉपर सेपरेशन ना होने के कारण वो आपस में एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं। और इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 2, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम 4, इतने सारे जो है मल्टीपल अलग अलग क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि इन लोगों को तो अलग अलग रहना चाहिए, है कि नहीं। एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अलग अलग रहेगा कि नहीं। जिस तरह से हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स है कि नहीं। यानी सभी क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 सभी अलग अलग है ना, है कि नहीं। इस तरह इसमें भी रहना चाहिए, लेकिन क्या इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं, सभी क्रोमोसोम्स आपस में ही खिचड़ी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, लेकिन चूंकि डॉटर क्रोमैटिड्स अलग हो नहीं पाए, इसीलिए जो है देखो यही ना हो गया, देखो ये क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में जो है देखो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल बनाया है, ठीक है, जबकि सिंगल क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स की बात हो रही है, यानी यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन रहेगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिंगल क्रोमोसोम का, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल क्रोमोसोम का, ठीक है, विदाउट रेप्लिकेशन, ठीक है। मतलब अगर ये रेप्लिकेट करेगा तब बनता है इस तरह का स्ट्रक्चर, क्लियर है। मतलब रेप्लिकेट करेगा तब ये ऐसे बनेगा, ठीक है, वैसे जो है ये नॉर्मल इसी तरह रहता है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, क्रोमैटिड है, ठीक है, ये जो है देखो क्रोमैटिड है, दोनों क्रोमैटिड है, और ये बीच वाला क्या है,
सेंट्रोमियर है, ठीक है। इसी सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है तुमको दोनों क्रोमैटिड, और इस क्रोमैटिड के अंदर में जो है ये क्रोमोनेमाटा पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी क्रोमैटिड के अंदर में क्या पाया जाता है, ये हो गया तुमको क्रोमोनेमाटा पाया जाता है। ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि डीएनए के सिंगल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स कैसा होता है, इस तरह से। इसका सिंगल हेलिक्स कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। देखो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हैं। ये देखो इस डायग्राम में आपको साफ साफ नज़र आएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो है देखो ये जो है बीच वाला, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है तुमको क्रोमैटिड्स है, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। ये सब अलग अलग तुमको लेबलिंग है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का, वो सब अभी हमें नहीं देखना है। अभी हमें देखना है कि इन क्रोमैटिड्स के अंदर जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स था क्रोमोनेमाटा, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। तो देखो ये क्रोमोनेमाटा जो है ये सिंगल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद रहता है, और ये डीएनए से क्यों रिजेंबल करता है, क्योंकि इस पे डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी पे जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसी डीएनए में जीन्स मौजूद होते हैं। इसी डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, और यही जीन्स जो है अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, ठीक है। इसी जीन से क्या बनते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स के लिए जो है ये कोड करता है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए ये क्रोमोनेमाटा जो होता है वो बेसिकली दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर एक लाइन में कहना हो कि क्रोमोसोम्स का जो है, इस पूरे क्रोमोसोम्स का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो वो है तुमको ये क्रोमोनेमाटा। क्योंकि अगर ये क्रोमोनेमाटा नहीं रहेगा तो इस पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर डीएनए नहीं होगा तो इस पर जीन्स नहीं होंगे, जीन्स नहीं होगा तो क्या वो किसी प्रोटीन्स के लिए कोड कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपस में ये एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो देखो क्रोमोनेमाटा इसलिए यहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि वेरियस नंबर ऑफ क्रोमोनेमाटा आर प्रेजेंट, ठीक है। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एक क्रोमोनेमाटा पे जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक क्रोमोनेमाटा पे जो है, यानी इस क्रोमोनेमाटा पे जो है एक ही डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वन डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में क्या कहा है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसका मतलब मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ क्रोमोनेमाटा भी प्रेजेंट होगा, तभी तो, है कि नहीं। देखो इसको ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि इस क्रोमैटिड, ये जो क्रोमैटिड है, ठीक है, इस क्रोमैटिड में जो ये क्रोमोनेमाटा प्रेजेंट है इसमें एक डीएनए प्रेजेंट था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो क्रोमैटिड होगा, ठीक है, इसमें जो ये क्रोमोनेमाटा प्रेजेंट है उसमें भी एक डीएनए मौजूद होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, क्या करेगा, जब ये जो है रेप्लिकेट करेगा, क्लियर है, तो ये क्या बनाएगा, एक और बनाएगा। मतलब मान लो ये जो है डीएनए है, ठीक है, ये रेप्लिकेट करा तो क्या होगा, दो डीएनए बन गया ना, है कि नहीं। यानी पहले से इस डीएनए यहाँ पे मौजूद था और एक और डीएनए जो है, एक और डीएनए बन जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ पे एक और क्रोमोनेमाटा प्रेजेंट हो जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो कि नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, क्लियर हो गया, क्लियर। ये हो गया हमारा क्रोमैटिड, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रोमैटिड, ठीक है। ये हो गया सेंट्रोमियर, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो है हमारा क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, क्रोमोनेमाटा यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, क्रोमोनेमाटा को बनाते हैं, ठीक है। ये देखो क्रोमोनेमाटा जो है हमने बना लिया। क्रोमोनेमाटा जहाँ अटैच होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसेंटर। यहाँ पे बना लिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, दो क्रोमोनेमा है, ठीक है। अब प्रत्येक क्रोमोनेमा पे जो है एक एक क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एक डीएनए इस पे प्रेजेंट है और एक डीएनए इस पे प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, ठीक है। तो वो डीएनए किस पे प्रेजेंट होगा, दूसरे ब्रांच ऑफ क्रोमोनेमाटा पे, ठीक है। तो वो भी दूसरा ब्रांच क्रोमोनेमाटा जो है
यहीं से निकलेगा, इसी क्रोमो सेंटर से निकलेगा। क्लियर है? इस पे हमारा दूसरा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसी तरह जो है ये डीएनए, जब ये भी डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा ना, ये भी डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा, यानी 1 से 2 बनाएगा। तो यहाँ से भी जो है यहाँ से भी क्या निकलेगा, दूसरा ब्रांच क्रोमोनेमाटा का निकलेगा, जिस पे कि इसका रेप्लिकेट किया हुआ दूसरा डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गया ना। क्लियर है? अब फिर ये फिर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ये जो है फिर से दूसरा डीएनए बनाएगा। तो क्या होगा, फिर से जो है एक दूसरा ब्रांच क्रोमोनेमाटा का निकल के आएगा। ठीक है, जिस पे कि ये प्रेजेंट होगा। फिर ये रेप्लिकेट करेगा, फिर ये जो है दूसरा ब्रांच बनाएगा क्रोमोनेमाटा का। तो ये भी तुमको इस तरह से जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। देख रहे हो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड क्या बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो रहा है। इसीलिए हमने देखा था कि वहाँ पे जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न में था। लेकिन इसका ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि बस इसी में हो सकता है, इसका शेप जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, ये देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। रेटिकुलेट फॉर्म यानी नेटवर्क भी बना सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ये ब्रांचिंग पैटर्न जो अभी हम लोगों ने देखा इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ये इस तरह से लीनियर ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप लोग को कुछ बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो इस तरह से आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, ये देखो ये डार्क बैंड दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सभी डार्क बैंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो बैंडिंग पैटर्न्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का। ठीक है, कि कुछ डार्क बैंड्स जो है वो नज़र आते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर में जो है जगह जगह पे यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे भी जो है डार्क बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से डार्क बैंड्स जो है जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये सब। ठीक है, और कुछ पफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो है उठा सा स्ट्रक्चर्स, ये कुछ पफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को भी मिलते हैं। तो बैंड्स और पफ्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसके, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के। और ये बैंड्स क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो डीएनए से आरएनए का बनना, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। तो उसका एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव फेज़ में है। ठीक है, मतलब उसका एक्टिविटी जो है उसमें चल रहा है। तो डार्क बैंड से ही बताते हैं कि इसमें जो है काफ़ी हैवी एक्टिविटी ऑफ जीन देखने को मिलता है। ठीक है, जीन का जो है एक्टिविटी काफ़ी हाई है, इसीलिए ये जो है डार्क बैंड्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो कि ये जो डार्क बैंड्स है वो डार्क बैंड्स बेसिकली बताता है कि उसमें टाइटली पैक्ड डीएनए और प्रोटीन्स है। ठीक है, और इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन हो रहा है। जबकि ये जो पफ्स हैं, ठीक है, ये जो उठा हुआ भाग है पफ्स, इसको बैल्बियनी रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैल्बियनी रिंग्स, वही चूँकि बैल्बियनी ने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर करा था ना इसको, इसीलिए उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे जो है इसको नाम दिया गया है। इसको क्या कहा जाता है, इन पफ्स को बैल्बियनी रिंग्स भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? बैल्बियनी रिंग्स। ठीक है, बैल्बियनी रिंग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया? और ये बैल्बियनी रिंग्स का काम क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन साइट्स। क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बैल्बियनी रिंग्स का काम क्या है, एक्टिव, दे आर द एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन साइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। और इसी स्ट्रक्चर के कारण जो है इसे जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऑल्सो नोन एज जाइंट क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है, इसलिए इसको जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना फैक्ट्स काफ़ी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफर करता है। ठीक है, और क्यों इसका स्ट्रक्चर जो है उलझा सा है। ठीक है, अब देखो नाम पॉलीटीन क्रोमोसोम किसने दिया था, तो वो कोलार नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, जबकि इसको ऑब्जर्व और पहली बार डिस्कवर किसने किया था, तो बाल्बियनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्बियनी रिंग्स फाउंड इन, देख रहे हो टीजीटी में भी पूछा हुआ है, पीजीटी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, लगातार पूछा हुआ है इसमें। तो जो भी मैंने फैक्ट्स बताया है उसको आप लोग ध्यान रखोगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, बाल्बियनी रिंग्स आ गया ना,
टर्म बेल्बिनी रिंग्स फाउंड इन, अब आराम से बता दोगे किस में पाया जाता है, पॉलिटिन में, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीजोम, हेट्रोजोम। तो ये तीनों तो नहीं होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही कह रहा है, द नेम पॉलिटिन क्रोमोसोम वॉज सजेस्टेड बाय, ठीक है, नेम पॉलिटिन, देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, पॉलिटिन क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि कह रहा है कि नाम पॉलिटिन क्रोमोसोम किसने सजेस्ट किया। अभी मैंने बताया किसने किया था, कोलार ने, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मारना है, ठीक है, ए नहीं। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पॉलिटिन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है, क्या ये oocyte ऑफ फ्रॉग में पाया जाता है, नहीं, पैनक्रेटिक सेल्स ऑफ लिजर्ड नहीं, रेटिकुलर साइट्स ऑफ रैबिट नहीं, सलाइवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ डिप्टेरन लार्वा, अभी मैंने बताया इंसेक्ट्स के क्लास में ये पाया जाता है, खासकर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोफोर इज़ द नेम ऑफ, जीनोफोर किसको कहते हैं, ठीक है, तो देखो हमने बताया था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया का जो सेल्स होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, तो चूँकि ये ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियरलेस रहेगा, नहीं, ये एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स होता है जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में हम लोग न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मास ऑफ सेल्स रहता है जो कि किसी भी प्रॉपर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्कैटर्ड रहता है इस तरह से, ठीक है, और इसी में जो है हम उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए ये मौजूद होता है, ठीक है, इसी में क्या मौजूद होता है, उसका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, ये जो डीएनए होता है इसी में प्रेजेंट होता है, और ये जो डीएनए होता है वो किसी भी प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। जैसे यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, हेरिडिटी वाले चैप्टर में, कि डीएनए जो होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ क्या होता है, बंधा हुआ रहता है कि नहीं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है उसी के अराउंड जो है हमारा जो डीएनए होता है वो रैप्ड रहता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, इस तरह से जो है क्या होता है, रैप्ड रहता है, ठीक है। लेकिन ये यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो किस में देखने को मिलता है, तो यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल्स में जो होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन्स रहता है, यानी डीएनए तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हिस्टोन्स मौजूद नहीं होता है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसी को जीनोफोर कहते हैं, यानी जीनोफोर और कुछ नहीं है बल्कि न्यूक्लियोइड का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से स्कैटर्ड मास ऑफ सेल्स जो कि फैला हुआ रहता है साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में, जिसको कि न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है जीनोफोर, ठीक है। सो जीनोफोर इज़ द नेम ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया एंड अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बस सिंपल। तो जीनोफोर और कुछ नहीं है, ये बस एक सिनोनिम है किसका, तो न्यूक्लियोइड का, और ये न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स हो गया, ठीक है, जैसे कि वायरस का ये हो गया। क्लियर है। हालांकि वायरस का अपना आपको पता ही होगा कि वायरस का अपना कोई सेल तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो थ्राइव करता है लिविंग सेल पे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, खासकर बैक्टीरियल सेल्स में ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम हो गया जीनोफोर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यूकैरियोट्स होगा नहीं, ड्रोसोफिला में नहीं, न्यूरोस्पोरा में नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिसोम कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक ये तो मैंने बता दिया है सेल वाले चैप्टर में शायद, कि पोलिसोम जो होता है वो राइबोसोम्स जब एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पोलिसोम या पोलीराइबोसोम, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। देखो, इसको बेसिकली ऐसा मानो कि एक थ्रेड है, एक जो है थ्रेड है, उसी थ्रेड पे जो है उसी थ्रेड पे कुछ मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है, कुछ मोती पिरोए हुए हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसी को कहेंगे पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। मतलब ये जो थ्रेड है वो थ्रेड क्या था, एमआरएनए का थ्रेड है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। वो थ्रेड किस चीज़ का थ्रेड है, तो वो थ्रेड जो है वो एमआरएनए का थ्रेड है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का ये धागा है। और उसी धागा पे जब ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये राइबोसोम्स ये जो मोतीनुमा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये राइबोसोम्स है। क्लियर है। तो ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को
उसी को क्या कहते हैं, पोलिसोम कहा जाता है या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, ठीक है। जबकि व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल थ्रेड ऑफ mRNA, दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलिसोम, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बाउंड टू एन mRNA मॉलिक्यूल लाइक बीट्स ऑन ए थ्रेड, क्लियर है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन। और इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें ट्रांसलेशन में देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है, जिस प्रोसेस में mRNA जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। देखो, आई होप आप लोग को ये स्ट्रक्चर पता होगा। सेंट्रल डोग्मा का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, DNA से RNA का हो या mRNA का हो, ठीक है, बात बराबर है, और RNA से फिर प्रोटीन, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है। और देखो इसमें बेसिकली 3 प्रोसेस हो रहा है। पहला प्रोसेस है DNA का खुद DNA में रेप्लिकेट करना, मतलब DNA रेप्लिकेशन, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। इसको क्या कहेंगे, DNA से DNA बनना मतलब रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है DNA से RNA बनना या mRNA बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और हमारा तीसरा प्रोसेस है RNA से प्रोटीन बनना, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा NCERT में, ठीक है, मैं कोई नया बात नहीं बता रही हूँ, ये NCERT का बात है, क्लियर है। इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो हम लोग का पोलिसोम्स है या पॉलीराइबोसोम्स है, वो इसी mRNA को प्रोटीन, ठीक है, इसी mRNA को जो प्रोटीन में बनने के प्रोसेस में हेल्प करने वाला है, ठीक है, वो हेल्प करता है। खासकर इलॉन्गेशन फेज़ में पोलिसोम का काम होता है कि पॉलीपेप्टाइड सप्लाई करता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड सप्लाई करने से क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस काफ़ी आसानी तरीके से हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो पोलिसोम का कौन सा आंसर सही होगा, राइबोसोम एंड mRNA। tRNA नहीं मार देना, ठीक है, क्योंकि टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मतलब वो ट्रांसफ़र करने में काम करता है, ठीक है, उसमें पोलिसोम का कोई रोल नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखो इसमें लिखा हुआ इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन। और पोलिसोम्स जो होता है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग इलॉन्गेशन फेज़। मैंने कहा था इलॉन्गेशन फेज़ में जहाँ राइबोसोम्स एंड इलॉन्गेशन फैक्टर सिंथेसाइज द एनकोडेड पॉलीपेप्टाइड, जिससे क्या होगा, विच मेक्स द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। क्लियर हो गया, डन। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अलावा एक दूसरे तरह का स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocytes ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने होंगे, जैसे कि सबसे पहला फैक्ट है कि ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी जो है इसी से रिलेटेड है कि बताना है कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसका पहला फैक्ट हम लोग याद रखेंगे कि ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, क्लियर। दूसरा फैक्ट हम लोग याद रखेंगे कि ये पाया जाता है oocytes ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्टारफिश एक्सेप्ट मैमल्स, ठीक है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है वो एग सेल्स, oocytes का मतलब क्या हो गया, एग सेल्स, किसके एग सेल्स में पाया जाता है भाई, तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्टारफिश के एग सेल्स यानी oocytes में पाया जाता है। और इसका एक्सेप्शन है क्या, मैमल्स, राइट। मैमल्स में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये कब अकर करता है, ठीक है। तो ये जो है मियोसिस के डिप्लोटिन स्टेज में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम हमें दिखता है, ठीक है, विजिबल होता है। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है वो अकर करता है इन द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग oogenesis, ठीक है, oogenesis के दौरान जो है,
ठीक है, जब एग सेल का फॉर्मेशन होता है उस दौरान जो है मियोसिस के प्रोसेस में जो डिप्लोटिन स्टेज है, ठीक है, उसमें लैम्ब्रश क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स वे डिस्कवर्ड बाय रकर्ट एंड फ्लेमिंग, ठीक है, इन 1882। याद है 1881 में बैल्बियनी ने पॉलीटिन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी। वहीं 1882 यानी नेक्स्ट ईयर जो है रकर्ट और फ्लेमिंग ने जो है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स को खोजा था। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन मैमल्स दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इतना पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट हमें इसमें ध्यान में रखना है, वो है कि ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में LBC कहते हैं, दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनएक्टिव होते हैं, नहीं, ये जो है काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ओके। और तो और चूँकि इसमें हम लोगों ने देखा है कि ये जो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्टारफिश, इन सभी में पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें जो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों ही शामिल है। दैट मीन्स कि दीज लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन बोथ वर्टिब्रेट एज वेल एज इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। क्लियर हो गया? ओनली एक्सेप्शन इज मैमल्स, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, अपने नोट कॉपी में, और इसको ध्यान में रखना। अब और हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका जो डायग्राम है, इसमें जो लूप्स बनते हैं, ठीक है। देखो लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है हमारा डिप्लोटिन स्टेज में बनता है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि डिप्लोटिन स्टेज में वाकई में होता क्या है, ठीक है। तो डिप्लोटिन स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहला तो जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिसइंटीग्रेट यानी टूटना शुरू हो जाता है। और दूसरा है टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। क्रॉस ओवर के साइट को छोड़ के जो है बाइवेलेंट जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं इसी को काइज़माटा कहते हैं, ठीक है। मतलब काइज़माटा रह जाता है और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन कह रहा है कि इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। किसी किसी वर्टिब्रेट के एग सेल्स में देखा गया है कि डिप्लोटिन स्टेज जो है वो 12-12 साल तक इसी स्टेज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसका हम लोग डायग्राम देख लें। ये देखो, यही हमने पढ़ा था ना सेल साइकिल में कि डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, काइज़माटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, ये जो बीच वाला, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। ये डिज़ोल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ऑब्वियसली है ये जो अटैच्ड वाला पोर्शन है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अटैच्ड वाला पोर्शन है वो तो रह जाएगा ना, यानी ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स है काइज़माटा, ये तो अभी भी रह जाएगा। तो डिप्लोटिन में यही होता है, ठीक है। डिप्लोटिन में ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो काइज़माटा है ये रह जाता है और ये यहाँ से फ्री हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स चूँकि डिज़ोल्व हो गया तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर हमें डिप्लोटिन में रहता है और इसी स्ट्रक्चर में जो है वो लैम्ब्रश क्रोमोसोम डेवलप कर जाता है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर के आगे जो है लैम्ब्रश क्रोमोसोम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो डिप्लोटिन क्रोमोसोम किस तरह से लैम्ब्रश क्रोमोसोम में चेंज होता है, उसके लिए मैंने ये हैंडमेड डायग्राम बनाया है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये टेट्राड यानी बाइवेलेंट कंडीशन में है, ठीक है। चार क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर हो गया? और ये जो है इसका डिप्लोटिन स्टेज है जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है और काइज़माटा हमें साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम में होता क्या है बेसिकली कि जब ये इस कंडीशन में रहता है तब बहुत सारे जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे जीन्स में क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या होता है कि DNA जो है वो RNA में चेंज होने के प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। इसी को तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है? तो इसी ट्रांसक्रिप्शन के कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस कर जाता है, यानी क्रोमोसोम का जो ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा अनकॉइल हो जाता है, डीकंडेंस हो जाता है। डीकंडेंस होने से क्या होता है,
डीकंडेंस होने से क्या होता है कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनने लगता है, यानी क्रोमैटिन लूप्स बनने लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इस तरह के क्रोमैटिन लूप्स देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है देखने में कि ये क्रोमैटिन लूप्स जो है वो किसी लैंप की तरह जो है एक एक्सिस से लटक रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड, और ये जो हो जाएगा ये इसका क्रोमोसोमल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रोमोसोमल एक्सिस पे जो है ये छोटा छोटा जो है वो दाना दाना टाइप जो है बीड्स की तरह, मोती की तरह जो है कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। ये ब्लैक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोमियर्स का वैसे कोई जेनेटिक फंक्शन नहीं होता है, मतलब इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव रोल नहीं प्ले करता है। इसका बस एक ही फंक्शन है कि इसको जो है एंकरेज प्रोवाइड करता है, यानी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये लूप्स जो है जो कि इधर की ओर और इधर की ओर क्या कर रहे हैं, प्रोट्रूड कर रहे हैं, उसे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस क्रोमोमियर यानी ये जो मोतीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका यही एक फंक्शन है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये जो लूप्स है ये बेसिकली साइट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये डीएनए यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये आरएनए होगा। ठीक है, ये जो लूप्स है वो क्या करता है, यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्लियर हो गया? जिससे कि क्या होता है, ढेर सारा एमआरएनए का प्रोडक्शन होता है और कुछ प्रोटीन्स भी बनते हैं। ठीक है, और ये आरएनए और प्रोटीन्स जो है, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन्स, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो इसी लूप्स में। ठीक है, और इस लूप्स के अराउंड आप लोग देखोगे तो हाँ, इस लूप्स के अराउंड आप लोग देखोगे तो इस तरह से ब्रश लाइक अपीयरेंस करके जो है एक लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से ब्रश लाइक अपीयरेंस लेयर प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रक्चर के कारण जो है इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, चूँकि देखने में लगता है कि दोनों साइड से लैंप नुमा स्ट्रक्चर है और इसके बीच में क्या है, ब्रश है। ठीक है, और ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब ये जो लेयरिंग है ब्रश का, ये क्या करता है, तो इसी में जो है ये जो है आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम कैरी करता है, जिससे कि डीएनए से आरएनए बनने में सहूलियत हो सके। ठीक है, मतलब ये जो है एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है, और वो सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये प्रोसेस जो है बहुत ही स्मूथली कैरी आउट हो सके। क्लियर हो गया? और इस लेयरिंग को कहते हैं, जो ब्रश लाइक लेयरिंग है जो कि इस लूप के अराउंड है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा कि कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलेगा लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ये दोनों लूप्स हो गया। ठीक है, इस लूप्स में क्या है, इस लूप्स में जो है हमारा आरएनए और प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक्सिस हो गया, क्रोमोसोमल एक्सिस हो गया। ठीक है, जो कि जिस पे क्या प्रेजेंट है, ये क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है, और जो कि एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट फ्रेमवर्क दे रहा है। क्लियर हो गया? और इसी के अराउंड जो है इसी लूप के अराउंड जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से जो है ब्रश लाइक जो है क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रश लाइक जो है मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और इसी मैट्रिक्स से जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रेगुलेट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसीलिए इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और इस मैट्रिक्स पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज। एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, तो वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा था, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, तो किस चीज़ के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, तो आरएनए और प्रोटीन में। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर वेरी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए। ठीक है, वेयर लूप्स ऑफ डीएनए इमर्जिंग फ्रॉम एन अपरेंटली कंटिन्यूअस क्रोमोसोमल एक्सिस आर कोटेड विथ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हमने देखा, और इसीलिए जो है ये जो है आराम से आरएनए और प्रोटीन बना लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। ठीक है, ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या ये माइटोसिस से फॉर्म होता है, बिल्कुल नहीं, माइटोसिस वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मियोसिस में ही काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो माइटोसिस वाला ऑप्शन काटो, ए और सी कट गया। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज। बिल्कुल, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है कि ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स है वो डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ठीक है, जो कि कई सालों तक भी ये लास्ट कर सकता है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है ऑप्शन ये, हाँ आंसर में क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, अंडरलाइन वाला पोर्शन पढ़ लो। क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू लैम्ब्रश फॉर्म ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, क्लियर, ड्यू टू एन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी जीन्स, क्लियर। दीज क्रोमोसोम्स आर सीन ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज स्टेज and are bivalent, having two conjugating homologous joined at chiasmata, clear. These chromosomes are special type of chromosomes which are found in developing oocytes of most animals, mammals में ये absent होता है, clear है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, किस में पाया जाता है, बताओ किस में पाया जाता है, क्या ये डिप्टेरेंस में पाया जाता है, नहीं, डिप्टेरेंस में क्या पाया जाता है, पॉलीटीन। क्या ये रेप्टाइल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है लेकिन उसके गोनाडल सेल्स में नहीं पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या ये ब्रेन के स्टेम सेल्स में पाया जाता है, नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, क्लियर हो गया। एम्फीबियन oocytes में पाया जाता है मोस्ट कॉमनली, ऑल्दो ये पाया जाता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, थोड़ा बहुत इंसेक्ट्स में और स्टारफिश में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है, एम्फीबियन oocytes में। ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है और बहुत लंबे समय तक ये जो है सस्टेन कर सकता है, क्लियर हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था, इसमें ऑप्शन बी और डी, ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम डी क्यों नहीं होगा, तो देखो ऑप्शन बी में कह रहा है मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज और ऑप्शन डी में कह रहा है मियोसिस लास्टिंग सेवरल मंथ्स। मेरे हिसाब से तो बी और डी दोनों ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएस ने जो है ऑप्शन बी ही अपने फाइनल आंसर की में दिया था, ठीक है, इसीलिए इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, क्लियर है। लेकिन बीपीएससी है तो बीपीएससी में जो है मोर देन वन ऑप्शंस प्रेजेंट रहता है, तो आप ऑप्शन बी और डी दोनों लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कई महीनों तक और कई सालों तक भी प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्राइसोमिक कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, ऑप्शन ए है 2n-1, ऑप्शन बी 2n+2, ऑप्शन सी 2n+1, ऑप्शन डी 2n-2, ठीक है। तो देखो ट्राइसोमिक कंडीशन कहते किसको हैं, ट्राइसोमी बेसिकली एक तरह का एन्यूप्लॉइडी होता है, ठीक है, और एन्यूप्लॉइडी के बारे में आप लोग को पता है, यस और नो, नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि इनकम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्लियर है, ठीक है ना, 23 पेयर्स होते हैं यानी टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर किसी कंडीशन वश उसमें 45 क्रोमोसोम हो जाए या 47 क्रोमोसोम हो जाए, यानी या तो कुछ क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए या फिर कुछ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ जाए, तो इस तरह के कंडीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, क्लियर हो गया, ठीक है। ये टर्म क्या है, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ध्यान रखना, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि या तो क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा जुड़ जाए। अब देखो दोनों ही कंडीशन में, मतलब या तो मिसिंग हो जाए या एक्स्ट्रा जुड़ जाए, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग तरह के जेनेटिक डिफेक्ट्स और डिजीज़ेस कॉज होते हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में हम कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग अपने नोट कॉपी में से नोट कर लेना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखो एन्यूप्लॉइडी के 4 मुख्य टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है नलीसोमी। नलीसोमी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि बोथ कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम आर मिसिंग, ठीक है, क्रोमोसोम के जो 2 कॉपीज़ होते हैं वो मिसिंग होते हैं, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं नलीसोमी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2n-2, क्लियर हो गया। कैसे याद रखोगे, 2 में से 2 जाएगा, ठीक है, 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इस तरह से इसको हम लोग याद रखेंगे, यानी 0 मतलब नल हो गया, क्लियर है, ये बस याद करने के लिए, क्लियर है। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है, यानी एक पेयर कहो, एक जोड़ा कहो, या क्रोमोसोम का 2 कॉपी कहो, बात बराबर है, क्लियर हो गया। तो 2n-2 हो गया हमारा नलीसोमी। दूसरा है टाइप मोनोसोमी। मोनो का मतलब होता है 1, यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि
एक क्रोमोसोम मिसिंग है। क्लियर हो गया? एक कॉपी मतलब एक क्रोमोसोम मिसिंग है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n-1। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये फॉर्मूला मोनोसोमी का है तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है, होता है ना, 2 में से 1 गया 1, तो 1 से 1 हो गया, मोनो को 1 कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद रखोगे। ठीक है, ये हो गया मोनोसोमी। तीसरा हो गया ट्राइसोमी, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो गया 2n+1। कैसे याद रखोगे? 2 + 1 हो गया 3, होता है ना, और 3 को क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। ठीक है, मतलब इसमें जो है नॉर्मल क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक और कॉपी आके जुड़ जाता है। ठीक है, फिर हो गया नेक्स्ट हो गया टेट्रासोमी। टेट्रा मतलब हो गया 4, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का 2 कॉपी यानी एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है आके ऐड हो जाता है। इसको फॉर्मूला में हम देखेंगे तो 2n+2 कहते हैं। ठीक है, 2 + 2 हो गया 4। क्लियर है? तो ये बस याद करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि 4 टाइप ऑफ एन्यूप्लॉयडी होता है। क्लियर हो गया? और ये चारों जो है एक तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्रोमोसोम के सेट में या तो कुछ क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है या फिर कुछ आके एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है एन्यूप्लॉयडी कंडीशन का? तो देखो, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली एक मोनोसोमी है। ठीक है, मोनोसोमी मतलब इसमें एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग होगा। ठीक है, जहाँ पे एक फीमेल इंडिविजुअल इज मिसिंग वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में क्या होता है? एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो, यानी एक एक्स क्रोमोसोम ना हो। ठीक है, केवल एक ही हो, यानी ऐसे फीमेल में जो है 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इंस्टेड ऑफ 46। क्लियर है? तो ये एक एन्यूप्लॉयडी कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम में होता है कि ये ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम का। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 इज़ प्रेजेंट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 यानी जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आके जुड़ जाता है। तो इससे क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल 46 होता है, एक और आके जुड़ गया तो हो जाएगा 47। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा तुम्हारा 47, और ये होता है 21वां क्रोमोसोम के डिसऑर्डर के कारण। क्लियर है? तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये जनरली किस में होता है? लेडीज़ में होता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये होता है ट्राइसोमी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक मेल इंडिविजुअल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है कि एक मेल इंडिविजुअल जो होता है जिसमें कि XY जनरली होता है मेल में। ठीक है, लेकिन अगर XY में एक एक्स्ट्रा एक्स आके जुट जाए तो इस तरह के कंडीशन को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? टोटल 47 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी डाउन सिंड्रोम की तरह है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, जबकि डाउन सिंड्रोम जो है वो जनरली फीमेल या चाइल्ड में देखने को मिलता है। क्लियर है? और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, जो हिजड़ा लोग होते हैं, राइट? हाँ, जिसको कि एनंक्स कहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही होता है, जो मेल जो है इसी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होने के बाद जो है वो उस कंडीशन में, मतलब हिजड़े वाली कंडीशन में वो पहुंच जाता है। क्लियर है? तो वो किसके कारण है? तो ट्राइसोमी ऑफ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण है। क्लियर हो गया? अब कुछ की पॉइंट्स देखो एन्यूप्लॉयडी के बारे में। ये देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एन्यूप्लॉयडी कैन अकर इन बोथ ऑटोजोम्स। ठीक है, एन्यूप्लॉयडी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ऑटोजोम्स दोनों में आकर कर सकता है। ठीक है, मतलब नॉन सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक नॉर्मल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम में आकर कर सकता है एन्यूप्लॉयडी। क्लियर हो गया? अभी हमने देखा कि ये क्या था, क्रोमोसोम 21 क्या है? ऑटोजोम है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें भी डाउन सिंड्रोम हुआ। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया? एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम, इसमें भी अफेक्ट करा। ठीक है, तो ये दोनों में ही प्रभाव डाल सकता है। दूसरा,
पॉइंट है, इट इज़ टिपिकली द रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। एन्यूप्लॉइडी दरअसल जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि क्यों अकर करता है, ये कारण बता रहा है कि मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं ठीक ढंग से, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इस तरह का डिसऑर्डर अराइज कर जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि एन्यूप्लॉइडी कैन लीड टू वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर एंड बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, और इस तरह के कंडीशन से क्या होता है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट यानी जन्मजात कुछ इश्यूज़ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था एक ओवरव्यू एन्यूप्लॉइडी के बारे में, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो अब तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा कि ट्राइसोमी कंडीशन जो है वो कौन सा होगा, तो 2+1 3 कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेना चाहिए। कहता है कि ट्राइसोमी इज अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी। क्लियर है? एन्यूप्लॉइडी बताया मैंने, वेयर देयर इज अ गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, अ पर्सन विथ ट्राइसोमी हैज 47, ठीक है, जिसके पास ट्राइसोमी होगा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी 47 क्रोमोसोम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 46। क्लियर है? डाउन सिंड्रोम अभी हमने देखा, ठीक है, ये ट्राइसोमी था 21 क्रोमोसोम का। एडवर्ड सिंड्रोम, हाँ एडवर्ड सिंड्रोम भी होता है, ये भी एक ट्राइसोमी का एग्जाम्पल, याद रखना। ये जो है क्रोमोसोम एडवर्ड की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 18 के कारण होता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर है? इसके ट्राइसोमी के कारण। और एक होता है पटाउ सिंड्रोम, ये होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। क्लियर है? याद रखना, इसको नोट कर लो। तो 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है ट्राइसोमी का, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है ट्राइसोमी का। एक हो गया डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21, ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21। क्लियर है? एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम 18 और पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम 13। मतलब इन सभी क्रोमोसोम्स के एक एक एक्स्ट्रा अगर क्रोमोसोम होंगे, एक एक कॉपी एक्स्ट्रा होगा तो इसको कहेंगे ट्राइसोमिक कंडीशन। क्लियर है? ओके। और क्यों होता है ये ट्राइसोमी? तो देखो जनरली ट्राइसोमी जो होता है वो किस कारण से होता है ये तो अननोन है, इसका कॉज जो है, ठीक है, और इसका प्रिवेंशन भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट, प्रिवेंशन भी पॉसिबल नहीं है और कॉज भी इसका अननोन है। और ये स्पॉन्टेनियसली कॉन्सेप्शन के दौरान हो सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहला 3 महीना होता है, उसमें अलग अलग तरह के डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं जिससे कि पता लगाया जा सके कि गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो किसी ट्राइसोमी से पीड़ित तो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम इस तरह के कंडीशंस हैं या फिर डाउन सिंड्रोम का भी कंडीशन हो सकता है, तो ये पता चल सकता है उस ब्लड टेस्ट से, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है मेडिकेशन करेंगी और फिर उसका ट्रीटमेंट जारी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्लियर हो गया? अब इसी से जुड़ा सेम टू सेम एक क्वेश्चन है जो कि आपके टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। देखिए, इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम इज, ठीक है। तो जैसे ही ट्राइसोमिक का नाम आया, ठीक है, और पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला होगा, आँख बंद करके ऑप्शन सी लगाना है, ठीक है, 2n+1 लगाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें ये सब कन्फ्यूजन नहीं है कि पॉलीप्लॉइडी क्यों पूछा है। देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी और प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स, यानी जिसमें कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। और देखो एक दूसरा टर्म भी होता है पॉलीप्लॉइडी। तो ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो जनरली प्लांट्स में देखने को मिलता है। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको डिटेल में करवा देंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल एन्यूप्लॉइडी पे ही ध्यान दो क्योंकि उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? ये देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है अभी किया, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बताया था ना मैंने, ठीक है, जिसमें कि ट्राइसोमी होता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का ही एग्जाम्पल है और ये जो है जनरली मेल में होता है, ठीक है। उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, मेल में XY तो रहता ही है और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्लियर है, इज़ प्रेजेंट। और इस तरह के जो मेल्स होते हैं, मेल्स दे हैव लो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इनमें जो इनका जो हार्मोन होता है वो काफ़ी कम मात्रा में इनके बॉडी में सीक्रेट होता है। इनका मसल मास भी काफ़ी रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। फेशियल हेयर और बॉडी हेयर, ठीक है, इस तरह के चीज़ें जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। मोस्ट मेल्स विद दिस कंडीशन प्रोड्यूस लिटिल और नो स्पर्म, ठीक है। इस तरह के कंडीशन वाले ज़्यादातर मेल जो है ना के बराबर स्पर्म सीक्रेट करते हैं। क्लियर हो गया?
ओके। और हाँ, एक टर्म है गायनेकोमास्टिया, ठीक है। गायनेकोमास्टिया टर्म जो है इसी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है, याद रखना। तो पूछेगा कि ये जो टर्म है गायनेकोमास्टिया वो किस सिंड्रोम में देखने को मिलता है, तो आप लोग बोलोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है हैवी ब्रेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट इन मेन, ठीक है। मैन में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण क्या होता है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो है उनका जो है चेस्ट का साइज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं इसी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। और उसका टर्म कहते हैं क्या, द टर्म इज़ कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, याद रखना, गायनेकोमास्टिया। क्लियर है, गायनेकोमास्टिया ये टर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, ठीक है। वाई क्रोमोसोम्स पे जो जीन सिचुएटेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। ऑप्शन बी, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपने नोट कॉपी में आप लोग नोट कर लो, ठीक है, कि ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। क्लियर है। और याद रखना एक और बात इसी से जुड़ा हुआ है कि जो होलैंड्रिक जीन्स होते हैं, ठीक है, ये सेक्स लिंकेज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये एक टर्म होता है सेक्स लिंकेज, वो बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये सेक्स लिंकेज बनाते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स चूँकि केवल और केवल मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस तरह के जो होलैंड्रिक जीन्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। क्लियर हो गया। दीज जीन्स कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन, इसीलिए जो है ये सेक्स लिंकेज बनाते हैं। और इसी तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। और सेक्स लिंकेज का ही यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल दे रखा है एक्सेसिव हेयर इन द ईयर, ठीक है, एक्सेसिव हेयर इन द ईयर। आपने देखा होगा जब किसी मेल में, ठीक है, मेल फादर है और उसके ईयर में देखा होगा कभी कभार किसी पुरुष के कानों में काफ़ी ज़्यादा हेयर्स रहता है, ठीक है, ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा गया है ड्यू टू दिस वाई लिंक्ड या होलैंड्रिक इनहेरिटेंस के कारण, इस तरह के सेक्स लिंकेज पैटर्न के कारण उसका जो बेटा होता है उसके कानों में भी जो है उस तरह के एक्सेसिव हेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के क्या कहा जाता है, वाई लिंक्ड या होलैंड्रिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आप पूछोगे क्या ये फीमेल में भी होता है, नहीं। इस तरह के होलैंड्रिक इनहेरिटेंस पैटर्न जो है फीमेल में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए होलैंड्रिक जीन्स जो है वो मदर टू डॉटर पास नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो होलैंड्रिक जीन्स जो है वो ऐसे जीन्स होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो है सेक्स लिंकेज बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, चूँकि होलैंड्रिक जीन्स जो है वो फादर टू सन ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए इस तरह के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है, वाई लिंक्ड या होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि चूँकि वाई क्रोमोसोम फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए होलैंड्रिक जीन्स के नॉट बी पास्ड फ्रॉम मदर टू डॉटर, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एक्सेसिव हेयर इन दी ईयर, ठीक है, जिसको कि बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस पिन्ना, ठीक है, हो गया। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ये जो ऑप्शन है पॉलीजेनिक जीन्स, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पॉलीजेनिक जीन्स कहते हैं ऐसे फिनोटिपिक अपीयरेंस को जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय मोर देन वन जीन, ठीक है, पॉलीजेनिक जीन्स। ये देखो, पॉलीजीन जो होता है इज़ वन हुज फिनोटाइप इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन। क्लियर है। और पॉलीजीन्स के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इस तरह के इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन्स जो है एक सिंगल ट्रेट या कैरेक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि जो ह्यूमन का हाइट होता है, स्किन का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, ठीक है, बालों का कलर हो गया, ठीक है, इस तरह का जो ट्रेट्स होता है, ठीक है, इस तरह का जो इनहेरिटेंस होता है
उसमें मल्टीपल जीन्स का रोल होता है। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हाइट की अगर हम बात करें तो क्या सभी ह्यूमंस की सेम हाइट होती है? नहीं, ह्यूमंस की जो है अलग अलग हाइट होती है कि नहीं? कोई लंबा होता है, ठीक है, कोई मीडियम हाइट का होता है, कोई स्टैंडर्ड हाइट का होता है। क्लियर है? कोई शॉर्ट हाइट होता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो हाइट में वेरिएशन देखने को मिला है, तो वो क्यों देखने को मिला है? ट्रेट तो एक ही है, कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट, लेकिन वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा प्रभावित हुआ है। ठीक है, पॉली जीन्स के द्वारा वो उसका फिनोटाइप जो है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, प्रभावित हुआ है। उसी तरह से अगर हम स्किन कलर की बात करें, कोई डार्क स्किन होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है कि नहीं? इन टोन में वेरिएशन देखने को मिलता है। उस तरह से आँखों के कलर की बात करें तो किसी के आँखों का कलर जो है वो ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है कि नहीं? किसी का जो है वो ब्लू कलर का भी होता है। क्लियर है? तो इस तरह का जो ट्रेट्स ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जिसमें कि हमारा हेयर कलर हो गया, बॉडी का शेप हो गया, बॉडी वेट हो गया, क्लियर है, ह्यूमन हाइट हो गया। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें कि ट्रेट या कैरेक्टर एक ही है लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है मल्टीपल जीन्स के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे जीन्स जो है उसको प्रभावित कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है उनका फिनोटाइपिक यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्लियर हो गया? दूसरा ऑप्शन है प्लियोट्रॉपिक जीन्स का। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स में क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो है वो मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान दो। ये देखो, यहाँ पे मैंने पॉलीजीन्स और प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में काफ़ी सहूलियत हो सके, आसानी हो सके और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो प्लियोट्रॉपिक में मैंने क्या बताया कि सिंगल जीन होता है और वो मल्टीपल ट्रेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसका मोस्टली जो एग्जांपल होता है वो होता है ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेज, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इनमें क्या होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक सिंगल जीन होता है बीटा ग्लोबिन जीन, और उसमें किसी भी तरह से म्यूटेशन होने से RBC शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उसमें उस पेशेंट में जो है एनीमिया हो सकता है, तरह तरह के इन्फेक्शंस का वो शिकार हो सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो पॉलीजीन्स और प्लियोट्रॉपिक जीन्स एक दूसरे का ऑपोजिट है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि देखो पॉलीजीन्स में मल्टीपल जीन्स है और सिंगल ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जबकि प्लियोट्रॉपिक में सिंगल जीन है और मल्टीपल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, उल्टा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोग जो है इसको नोट कर लो। ठीक है, और इसको जो है एग्जामिनेशन में अगर आए तो इसको सही टिक मार के आना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है जो कि शेप के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 4 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, सबसे पहला इस डायग्राम को देखो। ठीक है, ये जो डायग्राम दे रखा है उसको उस पर ध्यान दो। सबसे पहला है वी शेप्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये वी शेप्ड है, क्लियर है, इसको क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। क्लियर है? दूसरा है एल शेप्ड क्रोमोसोम्स, एल शेप लग रहा है देखने में, इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, फिर है जे शेप्ड क्रोमोसोम, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ये वाला जे शेप लग रहा है ना, जे शेप है कि नहीं, तो इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और चौथा आई शेप्ड जो है उसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ये अलग अलग शेप ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसको सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे बांटा गया है अलग अलग प्रकार में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है मेटासेंट्रिक में वो क्या है, बीच में है, सेंट्रल में है ना, जबकि सब मेटासेंट्रिक में क्या है, तो ये सेंटर से थोड़ा क्या है, सेंटर से थोड़ा हटके है ना, सब मेटासेंट्रिक में। क्लियर है? जबकि एक्रोसेंट्रिक में जो है सेंट्रोमियर क्लोजली लोकेटेड होता है टू वन एंड। ठीक है, जिससे कि एक आर्म काफ़ी छोटा हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, और एक आर्म काफ़ी बड़ा दिखने में लगता है। ठीक है, तो ये अनइक्वल आर्म्स हो जाते हैं। क्लियर है? जबकि चौथा वाला जो है टीलोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है, ये आई शेप्ड क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसमें सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल एंड पे लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से 4 शेप क्रोमोसोम्स होते हैं।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके ठीक नीचे वाला, इसमें कह रहा है क्रोमोसोम्स ऑफ मैन आर, मैन में किस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो मैन में जो है वो तीन तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मेटासेंट्रिक भी होता है, एक्रोसेंट्रिक भी होता है और सब मेटासेंट्रिक भी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स कौन से हैं, तो हमारा मेटासेंट्रिक है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसी को अलग ढंग से भी पूछा जाता है कि बताइए जब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो, यानी इन मिडिल पार्ट में हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को कौन सा क्रोमोसोम कहेंगे, तो उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो नीचे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में, व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज इन अ क्रोमोसोम इज इन मिडिल पार्ट, तो इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, बताओ कौन सा कहेंगे, तो ये वाला वी शेप्ड यानी मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखो पीजीटी में आया हुआ है, क्लियर है, ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको नोट करके याद कर लेना। वी शेप को क्या कहते हैं, एल शेप को क्या कहते हैं, जे शेप को क्या कहते हैं, आई शेप को क्या कहते हैं। अगर पूछेगा सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड में है तो उसको क्या कहेंगे, तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर जो है क्लोज टू वन एंड है तो एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और अगर पूछेगा कि सेंट्रोमियर जो है वो अनइक्वल आर्म्स है लेकिन क्लोज टू एंड नहीं है, तो हो गया सब मेटासेंट्रिक। क्लियर है, याद हो गया। देखो यहाँ पे भी है इस क्वेश्चन में, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक। वैसे भी टी से याद रहेगा, ठीक है, टी फॉर टर्मिनल और टी फॉर टीलोसेंट्रिक। क्लियर है, इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं। एक्स होता है फीमेल में और XY होता है मेल में, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के द्वारा सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 22 + XS इज़ फीमेल एंड 22 + XY इज़ मेल, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 22 कह रहा है, 22 पेयर्स होना चाहिए, राइट, पता है ना। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, क्लियर है, 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे 23 पेयर्स प्लस XS लिखता, ठीक है, यानी या तो 23 पेयर्स प्लस XS लिखता या 44 + XS लिखता, तब वो फीमेल होता, ठीक है। उसी तरह मेल में या तो 22 पेयर्स प्लस XY लिखता या 44 + XY लिखता, तब वो मेल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी 21 + XS बिल्कुल गलत, ठीक है, 21 तो किसी हाल में नहीं होगा। 22 + X इज़ फीमेल, गलत, केवल एक X क्रोमोसोम नहीं बल्कि XX होता है, XX होता है, ठीक है। और मेल में भी XY होता है ना कि YO, ठीक है, बिल्कुल गलत। क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ नोन एज, ठीक है, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्सचेंज को क्या कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर रहता तो इसमें लिखा रहता है एक्सचेंज ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है ना एक्सचेंज, उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन बी और सी। तो इसमें कह रहा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और ऑप्शन सी कह रहा है इन्वर्जन। देखो इसको समझते हैं हम लोग। इन्वर्जन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट जाता है और टूटने के बाद उसी क्रोमोसोम में वापस से जुड़ जाता है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें दिख रहा है कि क्रोमोसोम का जो ये वाला सेगमेंट है वो टूट रहा है और टूटकर वापस से इसी क्रोमोसोम में अटैच हो रहा है, लेकिन इस बार उल्टे डायरेक्शन में। जैसे कि ये वाला जो सेगमेंटेड पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर है इसमें, जबकि इन्वर्जन के बाद यही पोर्शन जो है वो नीचे हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला ऊपरी वाला पोर्शन जो है वो इसके नीचे में चला जा रहा है और इसका नीचे वाला ब्लैंक पोर्शन जो है ये ऊपर में जा रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन प्रोसेस, जिसमें कि क्रोमोसोम का एक तरह से रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है
कि ये भी एक तरह से क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है जिसमें कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब देखो ये जो है दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों नॉन होमोलोगस है? क्योंकि इसका शेप और साइज़ अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है इसका कुछ कुछ सेगमेंट जो है टूटता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑरेंज वाले का ये वाला सेगमेंट टूट रहा है और ये ग्रीन वाले का ये वाला सेगमेंट टूट रहा है। टूटने के बाद ये फिर से आपस में रीअटैच कर लेते हैं। ठीक है, रिकनेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ग्रीन वाला पोर्शन इसका इसमें आके अटैच हो गया है और ऑरेंज वाला पोर्शन जो है इसके ग्रीन वाले में अटैच हो गया है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है। क्लियर हो गया? इसमें जो है ना ही लॉस होता है जेनेटिक मटेरियल का, ना ही गेन होता है। क्यों? क्योंकि जो स्वैप्ड पीसेज हैं, मतलब जो एक्सचेंज्ड वाला जो पीसेज है वो क्रोमोसोम पे ही रह जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें जो है ये जनरली हार्मलेस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये एक म्यूटेशन ही है एक तरह से ये भी, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा था नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में बताइए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये होगा यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अभी हमने देखा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के कारण होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने हो जाएंगे? 47। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं? तो बेबी का जो बॉडी है और ब्रेन है उसमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें जो है फेशियल अपीयरेंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाता है, यानी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। ठीक है, और डेवलपमेंटल डिलेज हो सकता है। ठीक है, उसके विकास में बहुत ज़्यादा देरी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू, फिर से वही क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा? 21 वाला। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। तो देखो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे का जो सेक्स होगा, मतलब वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो वो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फादर होता है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें XY होता है और फीमेल में तो हमेशा XX होगा ही। ठीक है, तो मेल जो है वो या तो X या तो Y, इन दोनों क्रोमोसोम के साथ जो है फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ क्या कर सकता है? फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, और अगर मदर का X फादर के X के साथ फ्यूज़ हो गया तो ये बनेगी डॉटर। ठीक है, बेटी। क्लियर है? लेकिन अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ हो गया तो क्या होगा? मेल। ठीक है, तो XY होगा तो मेल चाइल्ड होगा और XX होगा तो फीमेल चाइल्ड होगी। क्लियर हो गया? तो ये कौन डिटरमाइन करता है? तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम, राइट, दैट इज़ XY। क्लियर है? और ये जो होता है फ्यूजन कि फादर का X क्रोमोसोम फ्यूज़ होगा या Y क्रोमोसोम, ये मैटर ऑफ चांस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Y क्रोमोसोम कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑप्शन है C, G, B, D। तो देखो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B कि Y क्रोमोसोम जो है वो ग्रुप G में आता है। ठीक है, टोटल ह्यूमन क्रोमोसोम्स को 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरुआत के जो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं वही 7 ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, राइट, जिसमें से ग्रुप G जो है उसमें Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ह्यूमन स्पर्म में पूछ रहा है। अगर ह्यूमन स्पर्म नहीं दिया रहता, केवल पूछता हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लियर है ना? टोटल कितना होता है ह्यूमन्स में? 23 पेयर्स, राइट। टोटल जो होता है ह्यूमन्स में कितना होता है? 23 पेयर्स होता है, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, और जिसमें से 22 जो होते हैं, देखो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इन ह्यूमन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन विच 22 पेयर्स आर सेम अलाइक। ठीक है, जिसमें से
जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, अलाइक होते हैं और इसको ऑटोजोम्स कहते हैं, ठीक है। और जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं या एलोजोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया? जो कि फीमेल में XS होता है और मेल में XY होता है। इतनी बात तो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि बताइए कितना सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन स्पर्म में प्रेजेंट है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ह्यूमन स्पर्म का प्लॉइडी लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि ह्यूमन स्पर्म या इसी को स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, ये एक हैप्लॉइड सेल है। क्लियर है ना? ह्यूमन स्पर्म क्या है? ये एक हैप्लॉइड सेल है। ये सबको पता है कि नहीं? यस और नो? हाँ, एब्सोल्युटली पता है। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, ह्यूमन स्पर्म क्या है? ह्यूमन स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है, राइट? मेल गैमीट है कि नहीं? मेल गैमीट क्या हो गया? स्पर्म सेल। और फीमेल गैमीट क्या हो गया? ओवम सेल या एग सेल, उसी को कहते हैं, ठीक है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करता है तभी तो जाइगोट बनता है, दैट इज़ डिप्लॉयड जाइगोट। क्लियर है ना? भूल तो नहीं गए आप लोग? जब ओवम, ठीक है, एन, और स्पर्म, ठीक है, एन, ये दोनों फ्यूज़ करेगा तभी तो 2n यानी 2n दैट इज़ डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। 2n क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया ना, है कि नहीं? ये क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया, ठीक है ना। और ये n क्या हो गया? हैप्लॉयड हो गया। ये स्पर्म सेल भी n हो गया और ओवम सेल भी n हो गया, ठीक है। तो हमें ह्यूमन स्पर्म का सेक्स क्रोमोसोम्स पूछ रहा है कि कितने सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, ना कि 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्पर्म में या तो X होगा, ठीक है, ध्यान रखो, ह्यूमन स्पर्म में एक टाइम में या तो X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा। क्लियर है ना? ऐसा हो सकता है क्या ह्यूमन स्पर्म में एक ही साथ X और Y हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो एक टाइम में एक ही कॉपी ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा, है कि नहीं? तभी तो स्पर्म जब X क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक है, स्पर्म जब X क्रोमोसोम कैरी करता है वो इसके एग सेल के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करता है, तभी तो XX बनता है और बेटी होती है। क्लियर है ना? और जब Y क्रोमोसोम कैरी करेगा, जब स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करेगा, ठीक है, और ये ओवम के X के साथ फ्यूज़ होगा तो XY कंडीशन में बेटा पैदा होता है। क्लियर है? तो इसीलिए ह्यूमन स्पर्म में जो है एक टाइम में या तो X या Y यही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कितना सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन स्पर्म में प्रेजेंट होगा? तो 1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो इसका सही जवाब होगा 1। तो इसको ध्यान रखना, इसको जल्दबाजी में आप लोग 2 नहीं लगा देना, ठीक है। 1 होगा, 1, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन स्पर्म में पूछ रहा है, इसका प्लॉइडी लेवल होता है n, दैट इज़ हैप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम क्या कहते हैं? बताओ, क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड को क्या कहते हैं? टीलोमियर, राइट? टीलोमियर कहते हैं ना, हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है। जो टर्मिनल एंड होता है उसको टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ सेम शॉर्ट DNA सीक्वेंस रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। और इसी टीलोमियर में जो है सेम शॉर्ट DNA सीक्वेंस होता है जो कि बार बार रिपीट करके जो है क्रोमोसोम को इलोंगेट करता है, ठीक है। इलोंगेशन फेज में वो काम आता है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ, कुछ इसमें टर्म्स दिए हुए हैं जैसे कि सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो पता ही है, सेंट्रोमियर क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट और रीजन ऑन क्रोमोसोम टू विच स्पिंडल अटैचेस ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है? वो पॉइंट, वो कंस्ट्रिक्शन जहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है अपने आप को अटैच करता है क्रोमोसोम से माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। फिर होता है एक क्रोमोमियर, ठीक है। क्रोमोमियर हमने बताया था लैम्ब्रश क्रोमोसोम पढ़ाते वक्त, बताया था ना कि ये स्मॉल बीड शेप्ड होता है, ठीक है। स्मॉल क्या होता है? ये बीड शेप, मोतीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर है? जो कि क्या करने का काम करता है? एंकरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्मॉल बीड शेप्ड एंड हेवली स्टैमिंग मैश ऑफ coiled chromatin linearly arranged along the chromosome, ठीक है। लीनियरली अरेंज्ड होता है क्रोमोसोम में और इसका काम होता है एंकरेज प्रोवाइड करना। क्लियर है? आई होप आप लोग को याद होगा इस तरह का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था लैम्ब्रश क्रोमोसोम में, और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है क्या होता है? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स इस पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इन सभी पे, और ये इसको, इस क्रोमोसोमल एक्सिस को क्या करता है? एंकरेज प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है मेटामेयर। तो मेटामेयर की अगर हम बात करें तो मेटामेयर क्या होता है? मेटामेयर जो होता है हमने पढ़ाया था फाइलम एनिलिडा में, याद करो, अर्थवर्म में जो उसका बॉडी होता है, ठीक है, उसके बॉडी में इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स होता है, ठीक है, उसका बॉडी ये सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसी को क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रत्येक सेगमेंट को मेटामेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ठीक है। क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? कैरियोटाइप, इडियोग्राम, कार्डियोग्राम, क्रोमोग्राफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इडियोग्राम। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दरअसल दो टर्म होता है, एक होता है कैरियोटाइप और एक होता है इडियोग्राम, ठीक है। कैरियोटाइप क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसको कहते हैं कैरियोटाइप। ये देखो इस वाले डायग्राम में हमें पता चल रहा है कैरियोटाइप और इडियोग्राम, ठीक है। कैरियोटाइप क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा उसको अगर हम डिस्प्ले कर दें तो उसको क्या कहा जाता है? क्या? कैरियोटाइप, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के केस में कैरियोटाइप क्या होगा? 23 पेयर्स, राइट, 23 पेयर्स या टोटल 46 क्रोमोसोम। अगर इसको आप काउंट करोगे, ठीक है, तो देखो मैं काउंट करके बताती हूँ तुरंत। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। अब मिल गया ना? ये कितना कितना है? 23 पेयर्स, ठीक है। तो ये किसका कैरियोटाइप है? ह्यूमन का, ठीक है। तो ह्यूमन का कैरियोटाइप कितना होगा? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर वही इन सभी क्रोमोसोम्स को इंडिविजुअली काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 46 क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। अब जब इस कैरियोटाइप का हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, या इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं इडियोग्राम। क्लियर हुआ? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इडियोग्राम। तो इडियोग्राम इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ कैरियोटाइप। एक लाइन में याद रखो, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड इडियोग्राम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, अब देखो इडियोग्राम क्या शो करता है? तो ये जो इडियोग्राम है वो इसी कैरियोटाइप से बनाया गया है। क्लियर है? इसी कैरियोटाइप से इसको लिया गया है। अब इडियोग्राम बनाने से, यानी कैरियोटाइप का डायग्राम बनाने से हमें क्या क्या पता चलता है? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ठीक है। उसका लेंथ पता चलता है, देख रहे हो इसका जो लेंथ है, आकार है, ये पता चलता है। आर्म लेंथ रेशियो पता चलता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर का पोजीशन पता चलता है, बैंडिंग पैटर्न पता चलता है। इन सभी चीज़ों की इससे जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और जब हम इडियोग्राम बनाते हैं तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में अरेंज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला रो में जो है सबसे लंबा वाला क्रोमोसोम रखा गया है, ठीक है, लंबे लेंथ का। उससे कम लेंथ का सेकेंड रो में है, ठीक है। उससे कम लेंथ का जो है थर्ड रो में है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए रहते हैं? पहला ऑप्शन है डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ऑप्शन बी है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स ओनली। ऑप्शन सी है डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ओनली। ऑप्शन डी है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ओनली। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो है डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है और प्रोटीन्स भी रहता है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें एक डायग्राम देखना चाहिए। ये देखो इस डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है किस तरह से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। और क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी है, क्लियर है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। अब क्रोमोसोम को इसमें खोल के दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्लियर है। तो क्रोमोसोम का जो ये टर्मिनल एंड होता है जिसको कि हम लोग टीलोमियर कहते हैं, क्लियर है ना, टीलोमियर। इसी टीलोमियर में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए। इसी टीलोमियर में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। और ये आरएनए जो है टीलोमेरेज एंजाइम के साथ मिलकर क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड को लगातार इलोंगेट करते रहता है,
ताकि जेनेटिक एक्सप्रेशन में कोई बाधा ना आ सके, ठीक है। तो इसका मतलब आरएनए तो प्रेजेंट है, क्लियर है। और वैसे भी हमें पता है कि आरएनए के बिना जेनेटिक एक्सप्रेशन होना इम्पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि आरएनए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर है ना, जीन एक्सप्रेशन में, जीन रेगुलेशन में, क्लियर है। और 3 तरह के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। आरएनए प्रेजेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये देखो डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स, डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका मतलब डीएनए भी मौजूद है और ये सभी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, ATCG, क्लियर है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ये देखो हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, वेरी वेरी गुड। हिस्टोन्स क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ये हिस्टोन्स जो है वो डीएनए के अराउंड क्या है, रैप्ड है, ठीक है। डीएनए के अराउंड क्या है, इस तरह से रैप्ड है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, डीएनए का लेंथ कम हो सके और वो जो है आराम से क्रोमैटिन थ्रेड्स में जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर में फिट हो सके, ठीक है। तो हिस्टोन्स का काम क्या है, टू हेल्प ऑर्गेनाइज एंड कंडेंस डीएनए, क्लियर, इनटू क्रोमैटिन, और बाद में फिर क्रोमैटिन कंडेंस होकर जो है क्रोमोसोम्स बना सकता है, ठीक है। तो हिस्टोन्स एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है और एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है क्रोमोसोम को, जिससे कि वो आराम से सेल के न्यूक्लियस के छोटे से स्पेस में फिट हो सके, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है, क्लियर हो गया, आंसर मिल गया हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रोमोसोम्स कंटेन, देखो फिर से ये जो है रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है, टीजीटी में पूछा हुआ है, क्या होगा, क्या प्रोटीन केवल, नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन, हाँ डीएनए और प्रोटीन तो होता है, लेकिन इसके अलावा आरएनए भी होता है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, हाँ ये सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, लेकिन डी जो है वो ज़्यादा सही है, इट्स मोर अप्रोप्रिएट देन ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का जिक्र किया हुआ है और ऑप्शन सी में केवल प्रोटीन्स दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन कंटेंट्स। अब देखो क्रोमैटिन कंटेंट्स ये क्या अलग क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि यही क्रोमैटिन बनके तो क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्रोमैटिन कंटेंट्स पूछे या क्रोमोसोम कंटेंट्स पूछे, बात बराबर ही है। इसका भी आंसर क्या होगा, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट। अभी मैंने बताया है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चंस में बताया था पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपिक जीन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। क्या बताया था, जिसमें कि एक सिंगल जीन हो, ठीक है, एक सिंगल जीन हो और वो मल्टीपल ट्रेट्स को प्रभावित कर रहा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ऑप्शन डी प्लियोट्रॉपिक, ठीक है। और इसका उल्टा होता है हमारा प्लियोजीन, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है पॉलीडैक्टिली, ऑप्शन बी में। पॉलीडैक्टिली का मतलब होता है, कभी कभार आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, न्यूज़ में, जो 5 उंगली से ज़्यादा उंगली रहता है एक हैंड में, जो है 5 फिंगर्स पर हैंड से ज़्यादा फिंगर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है पॉलीडैक्टिली, ठीक है, हैविंग मोर देन 5 फिंगर्स इन द हैंड, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो यहाँ दिया भी हुआ है पॉलीडैक्टिली का, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ मोर देन 5 फिंगर्स पर हैंड या 5 टोज पर फुट, ठीक है, या तो पैर में या हाथ में, अगर 5 उंगलियां से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को पॉलीडैक्टिली कहते हैं। और इस तरह का कंडीशन जो है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो सकता है या किसी भी इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के कारण हो सकता है, ठीक है। फिर पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये एक हेरिटेबल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कि 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा प्रेजेंट होना, ठीक है। और इस तरह का कंडीशन मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और एक एन्यूप्लॉइडी होता है जो कि मोस्टली एनिमल्स में होता है, हमने देख लिया था, उसका 4 प्रकार होता है, ठीक है, नालिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज एंड द जीन फॉर दिस डिजीज इज लोकेटेड इन, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है, आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है। और इसमें इस बीमारी का जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट होता है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये जो है सेक्स लिंक्ड हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। देखो हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। क्या होता है ये, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। और इस डिजीज़ में जो है पेशेंट का ब्लड नहीं रुकेगा अगर उसको किसी तरह का इंजरी हो जाए, ठीक है, मतलब इसमें ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा और इसी कारण से हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लैक ऑफ ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लड जो है रुकता नहीं है, इंजरी हो जाता है तो, और कंटिन्यूसली फ्लो होने के कारण इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। अब इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हीमोफीलिया का जो बीमारी है ये कॉज करने वाला जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस पे प्रेजेंट होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब देखो, हीमोफीलिया को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो म्यूटेटेड जीन है यानी जो अफेक्टेड जीन है, म्यूटेटेड जीन का मतलब क्या हो गया? ऐसा जीन जिसमें कि म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा प्रभावित जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक्स क्रोमोसोम पे। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन से क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉजेज दिस कंडीशन, क्लियर हो गया? एक्स क्रोमोसोम पे ये जो म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है उसी कारण से ये इस तरह का हीमोफिलिक कंडीशन अराइज होता है, विच मोस्टली अफेक्ट मेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली जो है अक्सर पुरुषों को प्रभावित करता है, ठीक है, मेल्स को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, हमें पता है, ठीक है। मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चूँकि इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए सिंगल कॉपी ऑफ म्यूटेटेड जीन इज़ एनफ टू कॉज दिस डिजीज़, ठीक है। मतलब एक ही कॉपी अगर इस म्यूटेटेड जीन का जो है वो अगर इन पुरुषों में चला जाए तो उससे जो है ये आराम से ये हीमोफीलिया से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फीमेल के केस में क्या है कि फीमेल में चूँकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होता है इसीलिए उन्हें एक कॉपी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर उनके शरीर में जो है, ठीक है, उनके शरीर में अगर एक कॉपी इस म्यूटेटेड जीन का चला भी जाए तो भी ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा हीमोफिलिक कंडीशन, ठीक है। मतलब हो सकता है वो कैरियर हो सकती हैं लेकिन वो पूरी तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, मतलब वो बीमारी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर 2 कॉपी इस म्यूटेटेड जीन का चला जाता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है, फीमेल के उस एक्स क्रोमोसोम्स पे, तब जो है वो जो है प्रभावित हो जाएगी। क्लियर हो गया? तब जो है फीमेल भी हीमोफिलिक कंडीशन से प्रभावित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत ही रेयर होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई भी जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज़ होते हैं वो मोस्टली मेल्स को प्रभावित करते हैं। और इस तरह की बीमारी का एग्जांपल है हीमोफीलिया, दूसरा हो गया तुमको कलर ब्लाइंडनेस, एक और बीमारी होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इस तरह के जो बीमारियां हैं ये सभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज़ के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज़ में मोस्ट कॉमन होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, ना कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स ध्यान में रखना। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कुछ और पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, ठीक है। आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर दो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो देखो, इट रेफर्स टू जेनेटिक कंडीशन, ये एक जेनेटिक कंडीशन है एसोसिएटेड विथ म्यूटेशंस इन जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? अ मेल कैरिंग सच अ म्यूटेशन, ठीक है, अ मेल कैरिंग सच अ म्यूटेशन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ही कैरीज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, whereas a female carrying a mutation in one gene with a normal gene on the other X chromosome is generally unaffected, ठीक है। तो फीमेल अगर म्यूटेशन कैरी करता है एक जीन में और दूसरे जीन उसका नॉर्मल है, ठीक है, जैसे एक्सेस होता है ना फीमेल में, ठीक है। देखो क्लियर रखो, फीमेल में क्या होता है एक्स होता है और मेल में होता है XY, ठीक है। मेल में चूँकि एक ही एक्स होता है और इसमें वो अफेक्टेड जीन यानी बीमारी वाला जीन इस एक्स पे प्रेजेंट है तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन फीमेल में चूँकि 2 एक्सेस होता है, XX क्रोमोसोम होता है, इसीलिए अगर वो बीमारी वाला जीन एक एक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है
तो फीमेल प्रभावित नहीं होगी। सिंपल है, इसी को कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। मेल में क्या होता है कि इफ़ अ मेल इनहेरिट्स अ म्यूटेटेड एक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम हिज मदर ही विल बी अफेक्टेड बाय द कंडीशन। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो अगर इस तरह का म्यूटेटेड एक्स लिंक्ड जीन जो है वो अपनी माँ से इनहेरिट करता है तो उसको जो है वो बीमारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर माँ को मान लो हीमोफीलिया है, ठीक है, या किसी भी तरह का इस तरह का एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, ठीक है, और अगर माँ से, ठीक है, माँ से अगर वो उसका जो बच्चा है, मतलब माँ का जो बेटा है, अगर वो उसने इनहेरिट करा है म्यूटेटेड एक्स लिंक्ड जीन, वही अफेक्टेड जीन, तो उसके बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, फीमेल के केस में देखते हैं क्या होता है। इफ़ अ फीमेल इनहेरिट्स, अगर एक फीमेल इनहेरिट करता है इस तरह का म्यूटेटेड एक्स लिंक्ड जीन, यानी इस तरह का बीमारी वाला जीन फ्रॉम हर मदर और फादर, ठीक है, मतलब अगर कोई लड़की है वो अपने माँ या बाप किसी से भी इस तरह का बीमारी वाला जीन जो है इनहेरिट करती है, तो वो क्या होगी, वो टिपिकली एक कैरियर होगी। मतलब शी हैज़ वन म्यूटेटेड जीन एंड वन नॉर्मल जीन। ठीक है, मतलब वो जो लड़की है उसके पास एक तो बीमारी वाला जीन होगा, मान लो एक्स डैश, और एक नॉर्मल जीन होगा। ठीक है, मतलब वो जो है लड़की होगी वो कैरियर होगी। शी मे नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स, कैरियर होने का मतलब है कि हो सकता है उसको हीमोफीलिया वाला सिम्टम्स ना आए, ठीक है, या थोड़े बहुत ओनली माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे, बट शी कैन पास द म्यूटेटेड जीन टू हर चिल्ड्रन। लेकिन चूँकि वो कैरियर बन चुकी है तो वो अपने बच्चों को ये बीमारी वाला जीन पास कर सकती है। ठीक है, और हो सकता है उसका बच्चा जो है वो प्रभावित हो जाए, मतलब उसका बच्चा जो है वो हीमोफीलिक हो जाए। क्लियर है, तो इस तरह से जो है ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है, उसके बाद ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो फादर्स के नॉट पास एक्स लिंक जीन टू देयर सन्स। ठीक है, फादर के केस में हमने क्या देखा कि अगर कोई पिता है, ठीक है, वो जो है इस तरह का बीमारी वाला जीन जो है अपने बेटों को नहीं दे सकता। ठीक है, वो केवल और केवल अपने बेटियों को ही दे सकता है इस तरह का जीन, क्योंकि उनके पास जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और पिता जो है अपने बेटों को केवल वाई क्रोमोसोम पास ऑन करता है ना, तभी तो बेटा होता है कि नहीं। तो पिता चूँकि अपने जीन से जो है केवल अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम से जो है केवल वाई क्रोमोसोम पास करता है सन्स को, मतलब बेटों को, इसीलिए जो है इस तरह का बीमारी वाला एक्स लिंक जीन जो है वो पिता से बेटों तक नहीं फैल सकता। क्लियर है, स्किप जनरेशंस। अब देखो इस तरह का जो ट्रेट होता है, इस तरह का जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होता है वो कई जनरेशन स्किप कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हर जनरेशन में दिखे ही आपको। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बेटी के केस में बताया कि अगर कैरियर बेटी है तो हो सकता है कि इसको वो बीमारी ना हो लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन को हो जाए, है कि नहीं, उसके डॉटर्स को हो जाए, हो सकते हैं उसके बेटों को हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के बीमारियों में देखा जाता है, खासकर जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। मतलब माँ से बेटों को और पिता से बेटियों को, ठीक है, इस तरह का देखने को मिलता है। क्लियर है, और हीमोफीलिया के अलावा भी डीएमडी यानी डचने मस्कुलर ट्रॉफी, हीमोफीलिया और कुछ फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी एग्जांपल्स हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के। क्लियर हो गया। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विच वन इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज़। बताओ, क्या ये बेरी बेरी है? नहीं, ये तो विटामिन से होता है। टाइलोसिस नहीं, ये जो है ईसोफेजियल कैंसर होता है। एल्बिनिज्म बिल्कुल नहीं, ठीक है, हालांकि ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है लेकिन ये सेक्स लिंक नहीं है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एब्सोल्युटली ऑप्शन सी। ठीक है, क्या कह रहा है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक सेक्स लिंक डिजीज़ है। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ कलर। ठीक है, कलर के परसेप्शन को, मतलब कलर पहचानने में दिक्कत होती है बेसिकली। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का यही मतलब है कि कलर पहचानने में उस पेशेंट को दिक्कत होगा। रेड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, जनरली जो है लाल और हरा कलर के बीच में वो पेशेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, जो सफ़र करता है इस बीमारी से, कलर ब्लाइंडनेस से। एंड दिस इज़ पास्ड फ्रॉम मदर टू सन। मैंने बोला ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, मतलब माँ से बेटों तक जो है ये बीमारी आ सकता है। ठीक है, ऑन द 23rd क्रोमोसोम विच इज़ नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो 23वां क्रोमोसोम होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं,
ठीक है, उसी पे इसका जीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो इसको एक्स लिंक्ड डिजीज़ कहा गया है। द जीन विच कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस इज फाउंड ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अभी हमने चर्चा की इसके बारे में, ठीक है, कि केवल एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाता है, इसीलिए एक मेल को कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, ठीक है। एंड हाँ, सो फॉर अ मेल टू बी कलर ब्लाइंड द कलर ब्लाइंडनेस जीन ओनली हैज़ टू अपेयर ऑन हिज एक्स क्रोमोसोम, ऑब्वियसली है, ठीक है, ना के बराबर होती है, क्योंकि अगर एक मेल को कलर ब्लाइंड होना है तो उसके लिए उसके एक्स क्रोमोसोम पे इसका बीमारी वाला जीन प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा। क्लियर हो गया। एल्बिनिज्म की बात करें तो एल्बिनिज्म ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट होता है मेलानिन, इसका प्रोडक्शन ना के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है वही हमारे स्किन, हेयर और आइज़ का कलर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। किसका कलर डिटरमाइन करते हैं? तो स्किन का, हेयर का और आई का कलर डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए एल्बिनिज्म से प्रभावित जो पेशेंट होते हैं उनके त्वचा का जो रंग है वो अलग ढंग का हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, या फिर उनके बालों का कलर या उनके आँखों का कलर में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। क्रोमैटिड्स जो कि एक साथ ज्वाइंड है, ठीक है, बाय अ डुप्लीकेटेड लेकिन अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, ऑप्शन ए, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड क्या होगा? रेफर्स टू द आइडेंटिकल कॉपीज फाउंड बाय द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ ए क्रोमोसोम, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपीज होता है, ठीक है, फाउंड बाय ए डीएनए रेप्लिकेशन विथ बोथ कॉपीज ज्वाइन टुगेदर बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर, होता है ना। इस तरह का जो प्रोसेस होता है क्रोमोसोम में, ये बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है, और ये दोनों जो है वो क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है कि नहीं? ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये भी तुमको सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो सिस्टर क्रोमैटिड्स और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? तो 1/2 ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। जो आधा है ये वाला पोर्शन, अगर हम बात करें इसको यहाँ से काट दें तो जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, ठीक है। आधा 1/2 ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी टिप पे अगर प्रेजेंट है तो इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? बताओ। टिप मतलब टीलोसेंट्रिक, ठीक है, बताया था ना हमने, टर्मिनल एंड लिखा हो या टिप लिखा हो, टीलोसेंट्रिक होगा। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम को धागानुमा बनावट के रूप में न्यूक्लियस में किसने पहले डिस्क्राइब करा था? तो इसका साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, याद कर लेना, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस में किसने बताया था? तो स्ट्रासबर्गर ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। ये थ्योरी किसने दिया था? इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनमें से किसी ने नहीं दिया था, तो भाई दिया किसने था? तो देखो, दिया था मैकक्लंग ने। किसने दिया था? क्या नाम है इस साइंटिस्ट का? मैकक्लंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैकक्लंग, मैकक्लंग, CLUNG, ठीक है। मैकक्लंग ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि XX के फ्यूज होने से लड़की होती है और XY के फ्यूज होने से लड़का होता है, ठीक है, और पूरा थ्योरी दिया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। हमने देखा हुआ था एडवर्ड, पटाऊ, ये सब सिंड्रोम के बारे में। एडवर्ड किससे होता है? तो ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम नंबर? क्रोमोसोम नंबर 18। वेरी नाइस, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, ठीक है। इसमें जो है मेल में एक या दोनों टेस्टिस जो है मिसिंग हो सकते हैं। लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है, कम वजन का बच्चा पैदा हो सकता है। हर्निया हो सकता है, जो कि इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, ठीक है। किडनी डिफेक्ट हो सकते हैं, इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है जीनोम मीन्स। जीनोम का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जीनोम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल, ऑप्शन ए, ठीक है। एक डिप्लॉयड सेल में, एक 2n में जो है डिप्लॉयड सेल में जितना टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है उसका सम टोटल को कैलकुलेट कर लो, वही तुम्हारा जीनोम हो जाएगा, ठीक है। तो जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स टू फंक्शन। एक ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है उसी को जीनोम कहा जाता है, ठीक है। जीन कोड्स फॉर द आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली, ठीक है। और यही जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
डीएनए पर जीन प्रेजेंट होता है और ये जीन जो है कोड करता है आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और द स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स, और जीनोम के स्टडी को ही जीनोमिक्स कहते हैं, जो कि एक ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे हमने क्या देखा था, मैकक्लंग ने क्या दिया था, सेक्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, तो सटन एंड बोवेरी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने 1902 में ये थ्योरी दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली कैरियर्स होते हैं किसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल के। उन्होंने कहा कि जीन्स जो है वो स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एंड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है मियोसिस के दौरान, वही मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे जेनेटिक्स और हेरिडिटी वाले चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है। मेंडल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है भाई, तो सेंट्रोमियर का फंक्शन होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, नहीं। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है और वो जो है क्रोमोसोम को हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को अलाइन कर पाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटर पे, और फिर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो पाता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन इसका फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका क्रोमोसोम का चैप्टर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं और वो आपको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा हेरिडिटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, जेनेटिक कोड और ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो टॉपिक है, ये पूरा सेगमेंट जो है, क्रोमोसोम हो गया, जीन्स हो गया, डीएनए हो गया, मेंडल्स लॉ जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक कोड जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और समझने वाला है, तो इसको काफ़ी धैर्य पूर्वक जो है आपको सुनना होगा, समझना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चंस बनेगा। केवल रट्टाफिकेशन से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की। आई होप आप उन लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है। तो आप लोग इस तरह से पढ़ते रहें, समझते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।